नमस्कार, मैं नितेश कुमार स्वागत करता हूं आपका रेलवे योद्धा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप अपने पढ़ाई और लक्षित एग्जाम में लगे होंगे और अपने तैयारी में धार लगा रहे होंगे। आज 26 फरवरी है और आज महाशिवरात्रि है। 26 फरवरी और महाशिवरात्रि तो है, भगवान शंकर को प्रणाम करिए। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको समझ और ज्ञान की बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको एक सूचना दे दूं कि आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बहुत संशय है। कब एग्जाम होने वाला है, क्या इसका प्रोसेस है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। कैसे एग्जाम के जो प्रोसेस हैं वो चलते हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, हम कैसे आपको आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए क्या करने वाले हैं, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि जो विद्यार्थी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अब तक नहीं भरे हैं वो जाके जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। भगवान शंकर का नाम लेके उसे फॉर्म वाला काम कंप्लीट करिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप सभी को मालूम है। मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, फिर ही आगे ये बढ़ूंगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि आरआरबी ग्रुप डी का 23 जनवरी 2025 से 22 फरवरी 2025 को डेट था, लास्ट डेट था, राइट। लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 मार्च 2025 तक। और आपको मालूम है कि आज 26 फरवरी हो गया है और 26 फरवरी बस 2 दिन महज इस महीने में बच रहे हैं और 1 मार्च को हो सकता है कि किसी कारणवश या टेक्निकल ग्लिच हो और आपका फॉर्म नहीं भरे तो आपके सपने फिर धरे के धरे रह जाएंगे और 2025 भी आपका बेकार चला जाएगा, अगर आपके आंखों में और आपके दिल में इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है तो बिना किसी देरी का आप जाइए और आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म अब तक नहीं भरे हैं तो फटाफट कीजिए, सारी चीजों को इकट्ठा कीजिए, जो भी फॉर्म भरने में लग रहा है उसको भर के और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि महज 2 दिन आपके पास कंप्लीट बचे हुए हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक बात है। अब आज बात कर लेते हैं कि हम आरआरबी ग्रुप डी को मतलब बताएंगे पूरे तर्क और तथ्य और फैक्ट के साथ कि एग्जाम कब होगा। ठीक बात है। अब ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास पूरा तथ्य और तर्क है। 3 मेंबर हैं, एक हमारे मित्र हैं जो बोर्ड में हैं और उनके 2 सबॉर्डिनेट हैं जो काम करते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने जो हमको बताया मैं वही चीज आपको बताऊंगा, बिल्कुल तर्क सम्मत बात करूंगा। आपको लगेगा, आपके पास खुद दिमाग है, इस्तेमाल करिएगा, आपको अंदाजा लगेगा कि हां पेपर इसी डेट में होगा और इसके लिए आपको अंत तक बने रहना है। और आज चूंकि महाशिवरात्रि है तो शंकर भगवान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, कुछ ज्ञान की बात ही जान लेते हैं। इसलिए क्योंकि अब चूंकि ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे हैं और ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो एक समझदार व्यक्ति का दायित्व यह भी बनता है कि भगवान शंकर के बारे में जो भी ज्ञान देने लायक बात है, पूजा पाठ धर्म ये एक तरफ है, भगवान शंकर का आराधना कीजिए, आप में सत्व गुण प्रबल होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन भगवान शंकर की एक सत्य बात यह है कि आज जिस भाषा में हम संवाद करते हैं, हिंदी भाषा में हम संवाद करते हैं, लेकिन बहुत पहले संस्कृत जिसे सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है, जिससे सभी भाषा निकली है, संस्कृत भाषा जो बनी वो भगवान शंकर के डमरू से निकले 14 ध्वनियों से बनी है। सबसे पहले संस्कृत व्याकरण की जो रचयिता है महर्षि पाणिनि, उन्होंने भगवान शंकर के डमरू से निकले 14 ध्वनि उन्हीं को इकट्ठा किया और संस्कृत व्याकरण की रचना की और उसी व्याकरण के आधार पर हम शुद्ध भाषा बोलना प्रारंभ किए और उन्हीं भाषाओं में जो भगवान शंकर के डमरू से 14 ध्वनि निकले थे, उन्हीं अक्षरों को मिलाकर तमाम भाषा जो बनी है उन्हीं से बन के शुरुआत हुई है। और आज हम जिस भाषा में अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं, समझ पाते हैं, एक दूसरे के भावनाओं का कद्र करते हैं या उसका अनादर करते हैं, ये सब भाषा के जरिए हो पाता है। और ये भाषा जिसके डमरू से निकली वो महेश्वर है और उस सूत्र को उस फॉर्मूला को जो उनके डमरू से निकला उसको महेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। भगवान शंकर जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, वो धरती को बैलेंस करने के लिए कैलाश में रहते हैं। क्या वो ध्वनि थी जो उनके डमरू से निकली थी? मैं उन 14 ध्वनि को बता देता हूं, हालांकि बहुत कठिन है ये बताना 14 ध्वनि क्या निकली थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा है इसलिए आपको बता देता हूं, हमने याद किया है इसलिए आपको बता देते हैं। शंकर भगवान के डमरू से 14 ध्वनि जो निकली थी वो था आयुर रिलड़ी के ऐवंग ऐवच लड़े यमगरनम जबय घटदस जब घटदस खप चटतय वो सक सर हल। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं चूंकि थोड़ा सा कठिन है। शंकर भगवान के डमरू से निकले 14 ध्वनि जिसका महेश्वर सूत्र नाम है और
इसी को प्रत्याहार बनाया गया और इसी के बेस पे संस्कृत व्याकरण की रचना महर्षि पाणिनि ने की और फिर सारी भाषाएं यहीं से निकली। उसकी शुद्ध ग्रामर जो देखकर बनाया गया, इसी को आधार मानकर बनाया गया है। क्या था? अयूर रिलिडिक अयवंग अयवच लड़ यमंगरनम झबय घट दस जब घट दस खप चटतय वसक सर हल, ये 14 ध्वनियां थी। ये तो भगवान शंकर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम प्रोसेस के बारे में। तो हम इसके एग्जाम प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और आपके लिए हम शानदार तरीके से बहुत बढ़िया कोई प्लान लेके आ रहे हैं और उस प्लान के बारे में आपकी सहमति चाहिए। सहमति भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं एग्जाम प्रोसेस। तो आपको मालूम है कि आरआरबी ग्रुप डी जो है वो आरआरबी लेता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। इसलिए कुछ पोस्ट है जैसे ट्रैकमैन ग्रेड 4, ट्रैकमैन, गेटमैन, पॉइंट्समैन, ठीक है, हेल्पर इन इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सब चीज पोस्ट है जो इस बार आया है, राइट। ये टेस्ट तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है। इसके प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो प्रोसेस के बारे में आगे हम देख लेते हैं। इसके प्रोसेस में यह है कि यह मार्क लगा दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो अगर आप निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है? निगेटिव मार्किंग है। और निगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है? निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, इसमें कितने हैं? 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक किए गए सही नंबर कट जाएंगे। यह है 1/3 इसमें निगेटिव, ठीक है। और किस तरह से प्रोसेस होता है सर? पहले क्या होता है आपके दिमाग में या किसी भी उन तमाम नए बच्चे के दिमाग में आता है कि पहले किस तरह से इसका फॉर्म फिल किया जाता है? तो जो इसको जानते हैं उनके लिए तो वीडियो है नहीं, लेकिन जो जानते हैं, कम जानते हैं, वो इसके लिए सुन सकते हैं, इस पे रुक सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 क्या होता है सर? तो स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें किस तरह से सिलेक्शन लिया जाता है, तो सबसे पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरा जो स्टेज होता है इसका, वो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीईटी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये सीबीटी 1 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसमें आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एग्जाम निकालने के लिए। कंपटीशन आपके सामने है, कंपटीशन तो मतलब जिसका जवाब नहीं है। और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या है सीबीटी 1 में जो सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है, क्या क्या है, ठीक है। तो उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जनरल साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? जनरल साइंस पढ़ना है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। कितने नंबर का जनरल साइंस होगा? 25 नंबर का होगा। और टोटल मार्क कितना होगा? 25 का होगा। मतलब हमने कहा कि आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें जो सिलेबस है आपका, ये सब्जेक्ट नाम है जनरल साइंस, जो आपके 25 नंबर के 25 मार्क्स के आते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। और इस जनरल साइंस में तीनों विषय होते हैं। क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और होता है बायोलॉजी, ठीक बात है। और बचता है अब क्या है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने हैं सर? तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी 25 आते हैं और इसके टोटल मार्क्स क्या हैं? ये भी 25 हैं। रीजनिंग और जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है, इसका थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है। ये 30 नंबर के हैं, 30 नंबर के इसमें और 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, इसमें 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। और इस 20 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, डिटेल कर देता हूं। करेक्ट आंसर क्या होंगे? 1 मार्क मिलेंगे। अगर आपके रॉन्ग आंसर होंगे तो 1/3 इसका क्या होगा? नेगेटिव मार्क होगा, आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। एक उसमें 1/3 काट लिया जाएगा। मतलब आप 3 गलत करेंगे तो एक सही उत्तर आपका माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसेस था कि सर ये सब्जेक्ट है। तो मैं थोड़ा सा साइंस के लिए बात कर लूं, फिर आगे की बात करूंगा। जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। जनरल साइंस, तो भाई जनरल साइंस के लिए आपको एक हम प्लान दे रहे हैं, ठीक है। जनरल साइंस में हम आपके लिए थ्योरी क्लास, आप बहुत लोगों का मैसेज था कि सर थ्योरी क्लास बताइए, कॉन्सेप्ट पहले बताइए, फिर इसके बाद आप एमसीक्यू कराइएगा या इसका पीवाईक्यू कराइएगा, ठीक है। तो हमारे दिमाग में प्लान चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि थ्योरी क्लास तो हम आपको देंगे, लेकिन इसके साथ एक और बेहतरीन प्लान है जो आपके परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन वो प्लान अभी नहीं बताएंगे, वो प्लान
बहुत जल्द आपके सामने रिवील होगा, लेकिन साइंस के बारे में आप लोगों के सामने हम एक प्लान रख रहे हैं और ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपका सपोर्ट मिला तो हम इसको बहुत जल्दी लाएंगे, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। थियरी क्लास के बारे में हम आपको बता देते हैं साइंस के क्या क्या। तो देखिए भाई, अब थियरी क्लास में आता है कि सर साइंस में पहले क्या शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर पहले क्या, पहले क्या का मतलब कि पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। ठीक है, अगर बात साइंस की करते हैं, अगर बात जनरल साइंस की करते हैं तो इसमें 3 विषय होते हैं। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है बायोलॉजी और तीसरा क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो अब आप बात आती है कि सर पहले क्या शुरू करें। पहले आपका फिजिक्स शुरू करें, पहले बायो शुरू करें, पहले केमिस्ट्री शुरू करें। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि हम नंबर 1 मान लेते हैं, ये हम नंबर 2 मान लेते हैं और ये हम नंबर 3 मान लेते हैं। आपको क्या कहना है, जो इसमें से सब्जेक्ट शुरू करने के लिए आप बोलेंगे वो हम चैप्टर लेके आएंगे, थियरी क्लास लेके आएंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में 1 देते हैं तो हम समझ लेंगे कि आप फिजिक्स का समर्थन कर रहे हैं। जब आप कमेंट बॉक्स में 2 लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि बायोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं। जब आप केमिस्ट्री 3 लिखेंगे तो हम केमिस्ट्री समझेंगे। ये नंबर आपको क्या करना है, ये नंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स जो है, कमेंट करके बताना है कि सर आपको फिजिक्स शुरू करना चाहिए। थियरी क्लास के लिए हम एमसीक्यू का भी प्लान करेंगे, तो जो थियरी क्लास होगा उसी क्लास से एमसीक्यू हम लेंगे, उसी दिन शाम को ऐसा प्लान करेंगे हम। ठीक है, आप पहले बताएंगे कि थियरी क्लास में फिजिक्स शुरू करें, बायो शुरू करें, केमिस्ट्री शुरू करें। ठीक बात है, हम एक एक चीज को बहुत बेसिक से, वे बच्चे जो बिल्कुल साइंस फील्ड से नहीं है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने साइंस पढ़ना छोड़ दिया है, उनको साइंस आती ही नहीं है, कुछ नहीं आता साइंस में, कुछ नहीं आता साइंस में, उन विद्यार्थियों के लिए भी यह पर्याप्त होगा। बिल्कुल ये जो थियरी क्लास होगा वो 0 लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल, जितना भी बड़ा एग्जाम हो सकता है भारत में, उस एग्जाम को आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन टारगेट होगा कि हम आपके आरआरबी और एनटीपीसी का जो एग्जाम है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे एग्जाम के लिए यह बेहतरीन होगा, यह थियरी क्लास, साइंस की क्लास जो होगी। अब आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। अब बात आती है कि सर ये थियरी क्लास 2 तरह से हो सकती है, एक हो सकता है सर लाइव और दूसरा हो सकता है सर रिकॉर्डेड। तो आप बताइएगा कि लाइव हो या रिकॉर्डेड हो। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड में क्या अंतर है, मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। लाइव और रिकॉर्डेड में क्या अंतर है। लाइव में अगर 30 मिनट का डिलीवरी करना है, 30 मिनट का अगर आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं, थ्योरी बताने हैं, तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, आपका समय जाया हो सकता है। लेकिन यही रिकॉर्डेड में क्या है, ये टाइम बच जाता है, क्योंकि बातों से लोग बचते हैं, टू द पॉइंट आते हैं और अपना जो कंटेंट है वो बहुत ही कंसाइज वे में डिलीवर करके चले जाते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातें इस पे नहीं होती है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास का एक फायदा कह सकते हैं। लाइव क्लास में आपको ऐसा लगता है कि लाइव में सर हम सर से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तुरंत इंस्टेंट मैसेज करके उसका रिप्लाई ले सकते हैं, तो आप लाइव क्लास की बात करेंगे। अब ये दोनों हम आप पे छोड़ते हैं कि आप किस तरह के क्लास चाहते हैं। आप लाइव क्लास चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास चाहते हैं, कौन सी क्लास चाहते हैं साइंस के लिए, ये आप बता दीजिए। अब सर कैसे, तो आपको बस ये करना है कि इनमें से किस विषय को चाहते हैं पहले शुरू करना, उसमें से इसका नंबरिंग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और इस नंबर के साथ आप लाइव चाहते हैं कि रिकॉर्डेड चाहते हैं ये भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स चाहते हैं तो 1 और उसके सामने लाइव की रिकॉर्डेड आप ये कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह से कमेंट दीजिए ताकि हम उस कमेंट को पढ़ें और ये समझ सकें कि किस तरह के बच्चे और किस लेवल के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। उनके लिए हमारे स्तर पर, हमारे लेवल पे जो भी चीजें हो सकती हैं, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, जितना रात दिन मेहनत करना पड़ेगा हम अपने लेवल पे करेंगे, लेकिन आपके लिए जो देंगे वो मार्केट से अलग देंगे, शानदार देंगे और बेहतरीन देंगे। ठीक बात है, तो ये आपके कमेंट का हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपको साइंस से डरने की जरूरत नहीं है। साइंस, जो भी साइंस आज तक नहीं पढ़े हैं उनके आत्मा तक साइंस को पसरा देने की क्षमता है और हम पसराएंगे। एक बार यकीन करके देखिए, हम बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे साइंस का। रोज बहुत
बहुत प्रिसाइज और बेहतरीन कंटेंट के साथ। ठीक है, तो एक तो साइंस का ये बात हो गया। अब बात कर लेते हैं कि देखिए मैथ्स और रीजनिंग की तो बात आप जानते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, जैसे मैथ्स का क्लास आपका नहीं हो रहा था आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो आज शाम को 4 बजे से मैथ्स का क्लास होने वाला है आपका। आज से किसी कारणवश अमन सर को थोड़ा ब्रेक मिला था, ब्रेक दिया गया था, लेकिन अभी आपको एक नए सर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। 4 बजे शाम को आपको मैथ्स का मैराथन मिलेगा, महासंग्राम वाला हमारा सीरीज है, उसमें सर मैथ पढ़ाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का 30 नंबर का, तो ये तो है ही, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप एक चीज जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक आता है हिस्ट्री और एक आता है ज्योग्राफी, एक आता है पॉलिटी और एक आता है इकोनॉमी। ये सब चीज आते हैं। ये वही आपका 3 से 4 नंबर का, ये भी 3 से 4 नंबर का, ये तकरीबन आप 5 से 6 नंबर का, ये 1 या 2 नंबर का आता है। ये क्या है, ये मार्क्स हैं। किसके मार्क्स हैं भाई, तो ये हिस्ट्री के मार्क, हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का जो मार्क्स है वो है, ये ज्योग्राफी का जो मार्क्स है वो है, ये क्या है पॉलिटी के हैं, और ये क्या है इकोनॉमी के हैं। और इसके अलावा क्या आता है सर, तो इसके अलावा एस्थेटिक जीके आते हैं। ठीक है, एस्थेटिक जीके जो है, ये जीके जिसको बोलते हैं आप, इसमें क्या आता है सर, तो इसमें नृत्य आता है। ठीक है, इसमें नृत्य आता है, लोक नृत्य या जो भी आप देखते हैं। ठीक है, मेला, कौन कौन से मेला या महोत्सव, नृत्य, एस्थेटिक जीके वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर के कुल मिला के आते हैं। और इसमें एक आता है क्या, करंट अफेयर वाला, सीए वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें से नियुक्ति और करंट अफेयर वाला पार्ट आते हैं। तो ये जीए टोटल मिला के आपके 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा इसमें फोकस्ड नहीं होना है, इसमें से कुछ स्टैटिक जीके के पार्ट हम करवाएंगे, लेकिन आपका मेन जो काम है वो रीजनिंग का 30 नंबर का है, जो रीजनिंग आपको साजिद सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इनका क्लास हम बहुत जल्दी लगवाएंगे, लेकिन ये प्लान सब हम आपको देंगे, आज नहीं। हम बता रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत शानदार तरीके से हमारे दिमाग में आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी जितने भी हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के जितने भी बच्चे हैं वो निश्चिंत हो जाएं, रेलवे योद्धा उनके लिए बेहतरीन काम करने वाला है। आपका सपोर्ट चाहिए। अभी आपको साइंस की जो बहुत सारा मैसेज आ रहा था, साइंस सर, साइंस ग्रुप डी के लिए बताइए, साइंस सर एनटीपीसी के लिए बताइए, तो साइंस का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि साइंस के लिए नितेश सर आपके साथ खड़े हैं और आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक जो भी साइंस हो सकता है उन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, और आपको अपने बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह, अपने साथी की तरह, अपने दोस्त की तरह हाथ पकड़ के एक एक चीज को सिखाएंगे, एक एक एमसीक्यू, और ये भी बताते चलेंगे कि किस साल किस परीक्षा में पूछा गया है, इस पॉइंट से परीक्षा, ये आपका पॉइंट, इससे कौन से साल किस एग्जाम में प्रश्न किए गए हैं, तमाम टॉपिक को आपको बताते चलेंगे। आपको निश्चिंत हो जाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर आरआरबी का एग्जाम होगा कब। सर आरआरबी का एग्जाम कब होगा ये बता दीजिए। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आरआरबी का जो एग्जाम है वो कब होगा। ठीक है, तो आरआरबी का जो एग्जाम है उसको समझने के लिए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा सर, इसका एग्जाम डेट कब, एग्जाम कब होगा, तो इसकी बात जान लीजिए। ठीक है, आपको यह मालूम है क्यों नहीं होगा, इसका एग्जाम क्यों होगा। ठीक है, मैं इसका एग्जाम, ये एक चीज बता देता हूं, इसका एग्जाम होगा जो हमें बात हुई है। ठीक है, हमारी बात हुई है कि जुलाई अगस्त 2025 में इसके एग्जाम होंगे। ये बात मैं बता रहा हूं, रेलवे के जो बोर्ड में काम करते हैं उनसे हमारी जो बात हुई थी, वो क्या तर्क दे रहे थे, वो जैसा तर्क दे रहे थे वैसा तर्क मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर 2 मार्च से और तकरीबन 20 मार्च तक आपके क्या है, शुरू है आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम शुरू है, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम शुरू है। बिल्कुल सर। एक और बात उन्होंने कहा, क्या बात कहा, उन्होंने कहा कि सर 19 मार्च से लेकर 19 और 20 मार्च से क्या शुरू है सर, 19 और 20 मार्च से शुरू है क्या, सीबीटी 2 का एग्जाम। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि सर एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो अप्रैल में प्रस्तावित है, अप्रैल 2025 में क्या है, ये प्रस्तावित है। तो जब ये प्रस्तावित है अप्रैल 2025 में, तो मुझे बताइए कि सर मार्च तो कंप्लीटली बुक्ड है, नहीं हो सकता, किसी भी
कीमत पे नहीं हो सकता, अप्रैल में तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो कब होगा सर? मई में एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम है, तो ये एग्जाम की जो संभावना बनती है आरआरबी ग्रुप डी का, वो सर फ्रेशली आपके समय बच रहा है कितना? जुलाई से अगस्त। एक बात उन्होंने एक और बताई, क्या सर? कि फॉर्म फिल करने के बाद, मतलब नोटिफिकेशन आने के 6 महीना बाद का इसका रिकॉर्ड रहा है परीक्षा होने का। पिछले बार जो परीक्षा हुआ था 6 महीना के अंतराल में हुआ था, इस बार भी कमोबेश उसी अंतराल में परीक्षा होने जा रहा है। तो आप लोग सारे भ्रमित और अलग अलग चैनलों पे जो बातें बताई जा रही हैं उससे बिल्कुल हट जाइए और आप अपना फोकस कर लीजिए एग्जाम पे, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा बहुत पास है और समय रहते आप इस पे कमांड कर लीजिए, अन्यथा समय निकल जाने के बाद सबको याद आती है और फिर समय किसी को माफ नहीं करता, बहुत मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए और हम आपके लिए साइंस का चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, रीजनिंग भी हम कराएंगे, मैथ्स भी हम कराएंगे, हमारी गारंटी है, हमने कहा और हम कराएंगे। किसी कारणवश हमारी जो बातें हैं वो एक जगह थोड़ा मिस्टेक होगी, अब किसी के घर में कोई भी समस्या आ सकता है, उस समस्या को देखना हमारा काम है। हमारे साथ जो लोग भी काम करते हैं हम उनके साथ बिल्कुल भाई की तरह और अपने परिवार की तरह काम करते हैं। अगर उनकी समस्या है तो उनकी समस्या हम सुनते हैं। उनको कोई बहुत अर्जेंट काम था और इसलिए हम मैथ्स वाला कमिटमेंट अपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आज से आपका मैथ डेली बेसिस पे जाएगा। 9 दिन का महासंग्राम है, उसमें आपका मैथ्स कंप्लीट करने का वादा किया था और हम उसे निभाएंगे भी। ठीक है, यह बात रही आरआरबी ग्रुप डी के अभी नहीं होने के जो तर्क और तथ्य हैं वो। ठीक है, इसका एग्जाम जुलाई और अगस्त में पूरी तरह से 95% एकदम चांस है कि हो जाएंगे। 5% मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि किसी भी ऐसे कोई अनावश्यक कारण बीच में अगर खड़ा नहीं हुआ तो आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम जुलाई और अगस्त में पूरी तरह से संभावित है, पूरी तरह से होने की गुंजाइश है। ठीक बात है, तो लग जाइए आप अपने तैयारी में और कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर मत भूलिएगा कि सर आपको साइंस के कौन से थ्योरी क्लास चाहिए। अगर एक यानी कि फिजिक्स चाहिए तो 1, बायोलॉजी चाहिए तो 2, केमिस्ट्री चाहिए तो 3, लाइव चाहिए तो लाइव, रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड, आपके कमेंट बॉक्स में होना चाहिए और मैं आपके कमेंट बॉक्स का इंतजार करूंगा। और इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए ताकि उन तमाम विद्यार्थियों को भी फायदा पहुंचे जो इस परीक्षा के लिए अभी भी सो रहे हैं, क्योंकि डेट अब नहीं है आरआरबी ग्रुप डी के लिए, महज 2 दिन इस महीने में शेष बचे हुए हैं। जल्दी जाइए, फॉर्म भरिए, 1 मार्च अब दूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।